त्रिवेंद्र सरकार ने एक बार फिर कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ये फैसले आम जनता से लेकर औद्योगिक इकाइयों और छोटे कारोबारियों के लिए अहम है। कैबिनेट में कुल 13 प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिनको मंजूरी मिल गई है। सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को डीजल सप्लाई पर वैट कम कर दिया है, जबकि आबकारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और हल्द्वानी में आईएसबीटी निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। साथ ही आबकारी में धारा 60 और अन्य के तहत अर्थदंड 1000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं भाषा संस्थान के एक के लिए अध्यादेश आएगा। शहरी विकास विभाग के तहत सीमा विस्तार को मंजूरी मिल गई है। बड़ाहात उत्तरकाशी के लिए भी सीमा विस्तार का फैसला लिया गया है। नगर निगम काशीपुर का भी सीमा विस्तार हुआ है। 131 करोड़ जल मूल्य के बकाये पर एरियर माफ होगा। 31 जनवरी तक जमा करने वालों को फायदा मिलेगा। डीजल पर जो 17.48% अथवा 9 रुपये 41 पैसे जो भी अधिक हो उसको हमने यहाँ लागू था, आज उसको समाप्त करके हमने डीजल पर 5% इसको करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से जो औद्योगिक इकाइयों में प्राकृतिक गैस पे थी, वो भी हम लोगों ने पहले 20% था, उसको भी 5% करने का निर्णय लिया है। हल्द्वानी के आईएसबीटी को लेकर विभिन्न चरणों और प्रक्रियाओं से वो गुजरा है। वो सारे प्रक्रिया जितने चरण में आया है, मैं उसका वर्णन यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन मोटा मोटा इतना बताना चाहता हूँ कि वहाँ किसी कब्रिस्तान और उसको लेकर स्थानीय रूप से विवाद उभरा और लगातार इसकी डिमांड होती रही, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारी प्रक्रिया को ही निरस्त करते हुए और अन्य स्थान ढूंढकर आईएसबीटी का निर्माण हम लोग करेंगे। उसमें मोटा उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे का महिला क्रिकेटरों के साथ यौन शोषण पर दिया गया बयान सरकार के गले की फांस बन गया। ईटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात को फिर से दोहराया कि पूर्व में महिला क्रिकेटरों के साथ यौन शोषण हुआ और उनके पास इसके सबूत हैं। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, जरा सुनिए। इस देश के अंदर यौन शोषण खिलाड़ियों का हुआ है, इसके सैकड़ों प्रमाण हैं, लेकिन उस प्रकार का काम उत्तराखंड में आज की डेट में हम नहीं होने देंगे। पिछले दिनों हमारी गवर्नमेंट बनने से पहले कुछ बच्चों के साथ अप्रिय घटना घटी है, जो संज्ञान में मेरे आया और इस टाइप से आया कि जो खिलाड़ी अब इस खेल से हट चुके हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं और उन लोगों ने कहा कि सर, जो हम लोग तो खेल में आगे नहीं बढ़ पाए, एकता के मानसी बढ़े हैं, उनकी जैसे और भी बच्चे आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इन संघों ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है और कुछ उनके कृत्य बताए, तो उन कृत्यों से मैं बहुत आहत हुआ। इतना आहत हुआ कि मुझे विवश होकर ये बयान देना पड़ा कि जो अब तक इन क्रिकेट संघों ने उत्तराखंड में किया 17 साल में, वो नहीं होने दूंगा। और कईयों के सबूत मेरे पास हैं। मैं उस सबूत को दिखा के किसी का परिवार नहीं तोड़ना चाहता। मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसे मेरे शिक्षा विभाग में भी हुआ है, लोग लिख भी गए हैं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं कि मैं इस बात पे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की कानूनी व्यवस्था क्या है। हिंदुस्तान की कानूनी व्यवस्था में, न्यायपालिका में एक शब्द आता है कि हजारों गुनाहगार बच जाएं, लेकिन बेगुनाह बेचारे एक को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा देना कानून का काम है। जब लोग सामने, जब अभी तक लोगों ने हिम्मत तो जुटाई, मेरे पास तक बात कहने की हिम्मत जुटाई, वो दिन भी बहुत नजदीक आएगा कि जब लोग खड़े होकर मुकदमा लिखवाने को तैयार होंगे तो सजा भी मिलेगी। वहीं खेल मंत्री अरविंद पांडे के बयान से राज्य सरकार ने किनारा कर लिया। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सरकार के स्तर पर इस मामले में कोई बातचीत नहीं थी। मंत्री अरविंद पांडे ने किसी की व्यथा सुनकर ऐसा बयान दिया और वो खुद ही इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर मैं समझता हूं कि सरकार का कोई इसमें ऐसा बातचीत नहीं थी। कुछ माननीय मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से कहीं किसी की व्यथा सुनी होगी, उसका वर्णन उन्होंने किया। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसका ठीक प्रकार से उत्तर दे चुके हैं। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तो सीधे सीएम को घेरा है, तो वहीं केदारनाथ से विधायक और उत्तराखंड कैकिंग कनोइंग एंड राफ्टिंग एसोसिएशन के महामंत्री मनोज रावत ने तो अरविंद पांडे को अपराध शास्त्र का ज्ञाता तक बता डाला। अरविंद पांडे जी ने एक बयान दिया है और उस बयान में ये कहा है
कि जो खेल संघ हैं उन खेल संघों द्वारा इस प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनका सेक्सुअल हैरासमेंट किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश के खेल मंत्री को, प्रदेश की सरकार को इस बात की पुष्टि का बयान जो है 6 दिन पहले पता चल चुका है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है जानकारी नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है। भाई देखिए, अरविंद पांडे जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जैसा उनका इतिहास है, मुझे ये लगता है कि वो अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। वो शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री के बजाय अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ ज़्यादा लगते हैं। उनको अगर कहीं पर लगता है कि कोई सबूत किसी खेल संघ के विरुद्ध है शारीरिक उत्पीड़न का, तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए, बजाय कि बयान देने के। उधर पहाड़ में वायरल एक वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। वीडियो में महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी, बॉक्सिंग के सचिव धर्मेंद्र भट्ट, कोच भास्कर भट्ट, बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मुखर्जी निर्वाण पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। मैं 4 बार की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और 1 बार की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। मैं 7 बार की लगातार उत्तराखंड स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे पिछले 1 साल से उत्तराखंड के सचिव धर्मेंद्र भट्ट व साईं कोच भास्कर भट्ट के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी। पता नहीं वो क्या कारण था जो वो मुझे बार बार पिथौरागढ़ साईं में जाने को बोल रहे हैं, और मैंने साईं में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे पापा और पूजा मैम से बहुत अच्छी कोचिंग मिल रही है। इस जिद के कारण वो पिछले 1 साल से मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। जब मैं बहुत परेशान हुई तब मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर उत्तराखंड को एक लेटर लिखा, जिसमें ये लिखा था कि मुझे दोनों मैच की वीडियो दिलाई जाए। एक मैच जो दिल्ली यूथ नेशनल हुआ था और दूसरा ट्रायल कैंप जो कि भोपाल में हुआ था। मैंने उस वीडियो की निष्पक्ष जांच मांगी थी। इसके बाद मुझे उत्तराखंड के अध्यक्ष मुखर्जी निर्वाण द्वारा बॉक्सिंग से निलंबित करवाया दिया गया है, और मुझे कहा गया कि तुम अपना केस वापस ले लो और माफी मांगो। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हर बार खिलाड़ी ही माफी मांगे जो कि झूठे आरोपों में फंसे रहते हैं खिलाड़ी? मेरे सभी खिलाड़ियों से, मीडिया वालों से, अपने देशवासियों से ये हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे न्याय मिले। देहरादून में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने चक्का जाम वापस ले लिया है। विशेष श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ गया है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के निर्देश के बाद बढ़े हुए मानदेय का आदेश जारी हुआ। 3200 कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। 2000 रुपये बढ़ाया गया है मानदेय। रोडवेज कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री का शुक्रिया अदा किया। गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने की खबर पर विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि गैरसैंण किसी भी आयोजन के लिए तैयार है। देखिए, मैं मानता हूं गैरसैंण के प्रति हमारी ये सरकार बहुत गंभीर है। आपने देखा पिछली बार जिस प्रकार से वहाँ पे हमने अनुपूरक बजट वहाँ पे पेश किया और वहाँ पे 2 दिन का हमारा सत्र चला, और जिस प्रकार की वहाँ व्यवस्थाएं और रही है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अब हम किसी भी स्थिति में वहाँ पर अपना सत्र चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से माननीय सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट में 10 करोड़ का उस भराड़ीसैंण के लिए पैसे का प्रावधान किया गया, तो ये उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आने वाले समय में भी यदि सरकार उसमें सत्र आहूत करती है, तो मैं अध्यक्ष विधानसभा के नाते भी और इस क्षेत्र का एक नागरिक होने के नाते मैं स्वागत करूंगा। औली पहुंचे सीएम उत्पल कुमार का जिक्र करेंगे। 15 जनवरी से आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिश रेस की तैयारियों का जायजा लिया। भारत में पहली बार हो रहे इस इवेंट की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि इस इवेंट को लेकर किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो। इसके लिए स्वयं मुख्य सचिव ने इसकी कमान संभाली है। सीएस ने स्थलीय निरीक्षण के बाद अधिकारियों की बैठक ली। वहीं बाद में फ्रांस और ऑस्ट्रिया से आए तकनीकी दल के साथ भी तकनीकी जानकारी ली। हम लोगों ने
अपना जो पूरा सिस्टम है, स्लोप है, स्नो मेकिंग है और स्लोप्स की तैयारी है, उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स को बुलाए थे और वो एक्सपर्ट्स ने आकर कुछ काम जो उनको करना था वो किया है। अभी और 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ आ जाए हैं, तो वो अब पूरे सिस्टम को चलाकर देखेंगे। बाकी हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम है, ज़िला प्रशासन है, PWD है, बिजली विभाग है, टेलीफोन्स हैं, सारे लोग लगे हुए हैं और सभी लोग प्रतिबद्ध हैं कि गेम्स को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने NH-74 भूमि मुआवजा घोटाला, गेहूं बीज घोटाला, सिडकुल और चावल घोटाले की जांच CBI हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की है। साथ ही हरीश रावत ने यह भी साफ कहा है कि उधम सिंह नगर में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच से कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा घबरा रही है। हम तो कह रहे हैं CBI नहीं, CBI के एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस जो है आप उधम सिंह नगर में ले आइए, देहरादून में ले आइए, एक परमानेंट ब्रांच बना दीजिए उसकी। हम कह रहे हैं हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच करवाइए ना। हम जांच से घबरा कौन रहा है? घबरा तो ये रहे हैं, ये जांच करवाती क्यों नहीं है? सबको मालूम है जो गेहूं बीज घोटाला है उसके नायक कौन है और वो किसके साथ है, सबको मालूम है। एक बार फिर से कांग्रेस ने ईवीएम से वोटिंग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार चुनावी नतीजों के बाद ये सवाल नहीं उठ रहे, बल्कि निगम और निकाय चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने ईवीएम से वोटिंग नहीं कराने की मांग की है। आज चुनावों को लेकर कांग्रेस भवन में गढ़वाल मंडल की एक बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस ने ईवीएम से वोटिंग का विरोध किया। इस दौरान PCC चीफ प्रीतम सिंह ने कहा है कि यूपी में निगम चुनाव ईवीएम से हुए, इसलिए ही बीजेपी की जीत हुई, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हुए तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव बैलेट के माध्यम से हो, ताकि हमको भी संतुष्टि रहे। तमाम साथियों ने तय किया है, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, इन तमाम जो है क्षेत्रों में हर श्रेणी के प्रत्याशी को हम चिन्हित करने का काम करें, ताकि जो चुनाव होगा उस चुनाव को हम मजबूती के साथ लड़ने का काम करें। और मुझे पूरा ये पर्यटन नगरी नैनीताल में सरकारी जमीनों पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस अतिक्रमण की कीमत नैनी झील को भी चुकानी पड़ रही है। पूरी रिपोर्ट। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर पर्यटन नगरी नैनीताल भी अतिक्रमण का दर्द झेल रही है। जानकारी के मुताबिक नैनीताल से लगे आसपास के इलाकों में 50% लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि अतिक्रमण में वन विभाग और नगर पालिका की सबसे ज्यादा जमीनें शामिल हैं। नगर पालिका की लैंड जैसे नगर पालिका ने जो परचेज कर रखी हैं, जैसे पूरन पार्क है, ब्रेस साइट है, जुबली हॉल है, तारा कॉटेज है, ऐसी बहुत सी लैंड है जो ऑलरेडी यहाँ पर जो सन 2000 से पहले का कब्जा हो रखा है, लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है। पालिका मानती है कि ब्रेसाइड, तारा हॉल, जुबली हॉल, पूरन पार्क और गोपाल मैदान में 4 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमणकारी कब्जा जमाए बैठे हैं। ये जमीन ऐसी थी जिसे पालिका ने खरीदा था। इसके अलावा पालिका के पास मौजूद नजूल जमीन पर भी करीब 200 परिवार कब्जा जमाए हुए हैं। इन कब्जेदारों में केवल निजी लोग ही नहीं हैं, बल्कि बिजली, जल संस्थान, शिक्षा और वन विभाग के सरकारी महकमे भी शामिल हैं, जो पालिका की संपत्ति पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। इसके साथ ही झील के तीनों किनारों पर स्थित ऊंची नीची पहाड़ियों पर भी ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण हो चुका है, जिसमें सूखा ताल, 7 नंबर, आयार पाटा, शेरवुड स्कूल का निचला इलाका, रतन कॉटेज, शेर का डांडा, स्नो व्यू, हाईकोर्ट के ऊपर रोहकोट का इलाका शामिल है। यहाँ लोगों ने रातों रात पेड़ का कटान कर अतिक्रमण कर डाला है। अतिक्रमण को लेकर साल 2012 से अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं प्रोफेसर अजय रावत, जो मानते हैं कि इस अतिक्रमण का असर नैनी झील के जल स्तर पर पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो चुका है। सबसे बड़ा अतिक्रमण वो हुआ है जिसको खुद झील विकास प्राधिकरण ग्रीन बेल्ट कहती है। ग्रीन बेल्ट के मतलब ये है कि वहाँ पर किसी तरह का निर्माण नहीं होगा, लेकिन आज आप जाएं सबसे अधिक निर्माण जो है वो ग्रीन बेल्ट में हो रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1900 से 1990 तक नैनीताल में कुल 2023 मकान हुआ करते थे, जबकि साल 1990 से 2012 तक इनकी संख्या 4367 हो गई, जबकि साल 2017 में
इनकी संख्या 9,000 को पार कर चुकी है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना पूरी तरह से गैरकानूनी होता है, ये अतिक्रमण करने वाले को अच्छी तरह से मालूम होता है। लेकिन कुछ पुराने अधिकारियों की मिलीभगत और कुछ नए अधिकारियों का ढीला रवैया इस अतिक्रमण में मददगार साबित रहा है। ऐसे में जरूरत है हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसके जरिए इस अतिक्रमण को दूर किया जा सकता है और सरकार की जमीन सरकार के खाते में वापस आ सकती है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, ईटीवी न्यूज, नैनीताल। चलिए खबरें और भी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के एकीकरण को लेकर खेल मंत्री अरविंद पांडेय सभी एसोसिएशनों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सभी एसोसिएशनों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। उधम सिंह नगर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीते 18 दिसंबर को गदरपुर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि सरकार दादागिरी पर उतर आई है। देहरादून में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के 9वें द्विवार्षिक अधिवेशन के पहले दिन चुनाव भी संपन्न हो गए। नगर निगम में आयोजित हुए परिषद के चुनाव में 9वीं बार ठाकुर प्रहलाद सिंह को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आज 9वां अधिवेशन मनाया। नगर निगम में आयोजित हुए परिषद के इस समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत रहे। कुमाऊं यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव खत्म हो गए। इस बार सभी पदों पर पदाधिकारियों को निर्विरोध चुन लिया गया। आज डीएसपी परिसर में चुनाव के दौरान 7 पदों पर चुनाव प्रक्रिया हुई। अल्मोड़ा में डीआईजी कुमाऊं पूरन सिंह रावत ने कर्मचारी और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नशे और ट्रैफिक को लेकर कई निर्देश दिए गए। कुमाऊं कमिश्नर चंद्रशेखर भट्ट ने आज आरटीओ विभाग की समीक्षा की। नैनीताल में आयोजित इस समीक्षा के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने अल्मोड़ा और नैनीताल परिवहन संभाग के कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगा दी। प्रदेश का उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब घरों में बिजली के पुराने मीटरों को बदलकर अब प्रीपेड मीटर लगवाने जा रहा है। इस मीटर में एक रिचार्ज कार्ड होगा जिसको एडवांस में रिचार्ज करना पड़ेगा। श्रीनगर गढ़वाल में चौरास मोटर पुल के उद्घाटन से पूर्व संपर्क मार्ग के निर्माण की मांग पर अड़े ग्रामीणों और गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों की मान मनोबल में पुलिस प्रशासन जुट गया है। नगर पालिका सीमा विस्तार और परिसीमन के खिलाफ कांग्रेस खुलकर राज्य सरकार के विरोध में आ गई है। पालिका विस्तार के विरोध में अल्मोड़ा में आज कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। पौड़ी के खिरसू गांव को सरकार ने पर्यटन गांव का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इस पर्यटन गांव में सुविधा कुछ नहीं, जिस वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला में नगरपालिका विस्तार में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के शहरी विकास विभाग के निर्णय का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की एनर्जी सेव इंडिया योजना के तहत प्रदेश में एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइटों की बिक्री में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने कई बिजली सब स्टेशनों में और कैंपों के माध्यम से पूर्व में एलईडी बेची, लेकिन इन कैंपों में बिक्री कम होने से अब ये सभी कैंप बंद कर दिए गए। देहरादून में संविदा आउटसोर्स वाहन चालक संघ ने 2 सूत्रीय मांग को लेकर विरोध के स्वर मुखर कर दिए। संघ ने 8 जनवरी को आंदोलन की चेतावनी दे दी। नव वर्ष के मद्देनजर वन विभाग ने राष्ट्रीय पार्कों में विशेष अलर्ट घोषित कर दिया। खासकर राजाजी और कॉबे टाइगर रिजर्व प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। पिथौरागढ़ की मुंसियारी तहसील के बमन गांव में एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करने जंगल गई थी, जहां भालू ने महिला पर हमला कर बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया। ऊर्जा निगम की कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनके पास क्या वैकल्पिक इंतजाम है। बागेश्वर नगरपालिका विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बागेश्वर निवासी एनबी भट्ट ने जनहित याचिका दायर कर सरकार के सीमा विस्तार संबंधी नोटिफिकेशन को रद्द करने की अपील की।
विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में छेड़खानी के मामले में दायर इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई 15 फरवरी 2018 तक टल गई है। मामले में कांग्रेस प्रत्याशी रहे नेताओं ने इलेक्शन के दौरान ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगाया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में सौंदर्यीकरण के नाम पर भले ही करोड़ों का बजट खर्च होता हो, लेकिन तीर्थ नगरी में मौजूद पार्कों की सुध लेने वाला कोई नहीं। यहां पार्क पालिका की उपेक्षा के कारण बदहाल होते जा रहे हैं। ऋषिकेश के गुमानीवाला में घरेलू झगड़े से तंग आकर एक युवक ने जहर खा लिया। युवक गुमानीवाला के अमित ग्राम की गली नंबर 12 में रहता था। श्रीनगर गढ़वाल में निर्माणाधीन चौरास मोटर पुल के मामले पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के साथ मारपीट के मामले की गाज 4 पुलिसकर्मियों पर गिर गई। पिथौरागढ़ को स्मार्ट हिल स्टेशन के रूप में तब्दील करने की कोशिशें शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने होटल एसोसिएशन और अन्य सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साथ हिल स्टेशन के प्रस्ताव पर चर्चा की। कोटद्वार के ऐतिहासिक कण्वाश्रम में बसंत पंचमी के दिन लगने वाले पौराणिक मेले की तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मेले को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के साथ ही उसमें जुटाई जाने वाली सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई। उत्तरकाशी के न्यूंडा के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। लगातार फैलती आग से वन संपदा के साथ साथ जंगली जानवरों पर भी खतरा बना हुआ है। और अब बात करेंगे पॉजिटिव इंडिया की। वाराणसी में संगीतकार राजेश्वर आचार्य की माने तो समाज में एक जड़ता समा गई है, लेकिन इस साल से बदलाव आया है और अपने कर्तव्यों को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। कुछ चेतना जागी है, लोग समझ रहे हैं नए प्रशासन स्वच्छता के लिए कहता है तो जगा भी रहा है और लोग भी सावधान हुए हैं। निराश मन में संभावनाएं जागी हैं और सांस्कृतिक उद्देश्य से लोग ये समझ रहे हैं कि हमने देश से लिया है, समाज से लिया है, क्या हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए भी चेतना जागी है, प्रदूषण के लिए भी जागी है, क्या प्रदूषण के हम कारक न बनने पाएँ, हम कुछ कर सकें, जैसे शाम जलदान, सुबह बनारस इत्यादि में। इसलिए पहले जो यथास्थिति एक जड़ता समा गई थी वो दूर हुई है और 120 करोड़ का देश है तो अचानक एक घर भी नहीं चल पाता, लेकिन जागे हैं लोग, अब करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो इससे एक निराशपन में इस 75 साल में आशा जागी है कि शायद इस बार का प्रयास सक्रिय हो और सक्रिय कर दे लोगों को, और जब सभी सक्रिय हो जाएंगे तो देश जाग उठेगा तो ठीक हो सकेगा। संभावनाएं दिख रही हैं, गहन अंधकार में किरणें दिख रही हैं।